कभी कभी जब हम किसी को असाधारण सफलता पाते हुए देखते हैं, कोई बड़ा एथलीट, कोई वैज्ञानिक या कोई कलाकार, तो मन में एक सवाल आता है कि इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। जी। और अक्सर हमारा दिमाग एक बहुत आसान सा जवाब देता है, टैलेंट। हाँ। हम मान लेते हैं कि ये लोग किसी खास प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। बिल्कुल, और ये सोचना बहुत स्वाभाविक भी है, एक तरह से हमें आराम भी देता है। आराम देता है? कैसे? ऐसे कि अगर सफलता सिर्फ जन्मजात टैलेंट का खेल है, तो जिनकी सफलता हमसे ज्यादा है वे बस हमसे ज्यादा भाग्यशाली थे। हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। ये टैलेंट का मिथक हमें मेहनत करने की जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बचा लेता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात करने वाली हैं, वो इस पूरे विचार को ही सिरे से खारिज करता है। हमारे पास एंजेला डकवर्थ के काम से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं, और उनके मुताबिक सफलता की कहानी का असली हीरो टैलेंट नहीं, बल्कि एक दूसरा ही गुण है जिसे वो ग्रिट कहती हैं। ग्रेट, जब मैंने पहली बार ये शब्द सुना तो मुझे भी लगा इसका मतलब शायद जिद या हट है, पर ये उससे कई ज्यादा गहरा और बारीक है। हाँ, और यही आज हमारी खोज का विषय है। हम मिलकर समझेंगे कि ये ग्रिट आखिर है क्या, ये कैसे टैलेंट जैसी चमकदार चीज को भी पीछे छोड़ देती है, और सबसे जरूरी, क्या हम और आप जैसे आम लोग इसे अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो चलिए एंजेला डकवर्थ की इस दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी को साफ करते हैं, ग्रिट है क्या। जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ जिद तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिद तो ये भी हो सकती है कि आप एक गलत रास्ते पर ही चलते रहें। डकवर्थ ग्रिट को बहुत ही खूबसूरती से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं ये लंबे समय के लक्ष्यों के लिए जुनून और दृढ़ता का मिश्रण है। पैशन एंड परसिवियरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। हाँ, यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, जुनून और दृढ़ता। मतलब सिर्फ जुनून से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जुनून तो बहुत लोगों में होता है। नए साल पर जिम जाने का जुनून, कोई नई भाषा सीखने का जुनून, ये तो हर दूसरे इंसान में जनवरी के पहले हफ्ते में दिखता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो जुनून नहीं, वो महज एक उत्साह की लहर होती है जो जल्दी ही उतर जाती है। अच्छा। ग्रिट वाला जुनून एक शांत, लगातार जलने वाली आग की तरह है जो सालों तक एक ही दिशा में ऊर्जा देती है। और यहीं पर दूसरा शब्द दृढ़ता यानी परसिवियरेंस अपना किरदार निभाने आता है। दृढ़ता का मतलब है कि जब वो शुरुआती उत्साह खत्म हो जाए, जब मुश्किलें आएं, जब नतीजे न दिखें, तब भी आप मैदान छोड़कर ना भागें। यानी ग्रिट वो काबिलियत है जो आपको उस वक्त भी काम पर लगाए रखती है जब आपका मन कह रहा होता है छोड़ो भी, क्या फायदा। एकदम सही। ये हफ्तों या महीनों का खेल नहीं है, ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की दौड़ जैसा नहीं। सही। ग्रेट वाले लोग सालों तक बिना किसी तालियों की गड़गड़ाहट के चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य और उनका जुनून उनकी रोज की भावनाओं से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये बात मुझे एक और दिलचस्प सवाल पर लाती है, टैलेंट बनाम मेहनत। हम हमेशा सुनते हैं कि हार्ड वर्क टैलेंट को हरा देता है। डकवर्थ ने इस विचार को एक गणित के फॉर्मूले में बदल दिया है जो इसे और भी साफ कर देता है। हाँ, और ये फॉर्मूला बहुत कमाल का है, क्योंकि ये दिखाता है कि मेहनत की अहमियत असल में दोगुनी है। दोगुनी? हाँ, उनका पहला फॉर्मूला है टैलेंट इनटू एफर्ट इज इक्वल टू स्किल। प्रतिभा गुणा मेहनत बराबर कौशल। यानी आपकी जो भी प्राकृतिक प्रतिभा है, जब आप उस पर मेहनत करते हैं तब जाकर वो एक कौशल या स्किल में बदलती है। ठीक है, ये तो समझ आता है। किसी की आवाज अच्छी हो सकती है, ये उसका टैलेंट है, लेकिन जब वो रोज रियाज करेगा यानी मेहनत करेगा, तब वो एक कुशल गायक बनेगा। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अच्छा। अब आता है दूसरा फॉर्मूला जो असली खेल बदल देता है। वो है स्किल मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट इज इक्वल टू अचीवमेंट। कौशल गुणा मेहनत बराबर उपलब्धि। जी, यानी जो कौशल आपने मेहनत से बनाया है, जब आप उस पर दोबारा मेहनत करते हैं तब जाकर आपको उपलब्धि हासिल होती है। एक मिनट, इसका मतलब मेहनत या एफर्ट इस पूरे समीकरण में 2 बार आता है? हाँ। एक बार टैलेंट को स्किल में बदलने के लिए, और दूसरी बार उस स्किल को असल दुनिया की कामयाबी में बदलने के लिए। यही इस थ्योरी का सार है। टैलेंट सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, एक संभावना। लेकिन मेहनत वो ताकत है जो उस संभावना को पहले कौशल में और फिर उपलब्धि में बदल दी है। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग औसत रह जाते हैं, क्योंकि वे दूसरी बार मेहनत करने से चूक जाते हैं। बिल्कुल। उनके पास एक शानदार इंजन वाली गाड़ी तो है,
पर वे उसे गैराज से बाहर निकालते ही नहीं। लेकिन इस फॉर्मूले में एक बात है जो शायद कुछ लोगों को चुभ सकती है। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत नियंत्रण की बात करता है। क्या इसमें किस्मत, सही मौका या सही माहौल जैसे बाहरी कारकों के लिए कोई जगह नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये सच है कि डकवर्थ का फोकस पूरी तरह से व्यक्ति के अंदरूनी गुणों पर है। उनके आलोचक कहते भी हैं कि ये फॉर्मूला सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों या जैसे सही नेटवर्क मिलने जैसी चीजों को नजरअंदाज करता है, जो सफलता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, और ये बात अपनी जगह सही भी है। लेकिन डकवर्थ का तर्क यह है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण है यानी हमारी मेहनत और हमारी दृढ़ता, हमें उन्हें अधिकतम स्तर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रिट आपको हर हाल में बेहतर बनाती है, चाहे शुरुआती लाइन कहीं भी क्यों न हो। और उन्होंने इस थ्योरी को सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रखा, इसे साबित करने के लिए असल दुनिया में रिसर्च भी की है, जैसे अमेरिका की बहुत मुश्किल मानी जाने वाली वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में। हाँ, और वहां के नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने पाया कि जो कैडेट्स उस कठिन ट्रेनिंग को पूरा कर पाए, वे वो नहीं थे जिनका एकेडमिक स्कोर या शारीरिक क्षमता सबसे ज्यादा थी। तो फिर कौन थे? बल्कि वे वो थे जिनका ग्रिट स्कोर सबसे ज्यादा था। मतलब जिनमें बार बार गिरने और थकने के बावजूद खड़े होकर आगे बढ़ते रहने की मानसिक शक्ति थी। मतलब सबसे मजबूत या सबसे होशियार नहीं, बल्कि सबसे जिद्दी या कहें कि सबसे ग्रिटी लोग टिक पाए। बिल्कुल, उन्होंने यही पैटर्न नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में देखा। जो बच्चे फाइनल तक पहुंचे, वे जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा आईक्यू वाले थे। वे वो बच्चे थे जो दूसरों से ज्यादा घंटे अकेले में बैठकर अभ्यास करते थे। जब उनसे कोई शब्द गलत हो जाता था, तो वे निराश होने की बजाय उसे अपनी डायरी में लिखकर उस पर और मेहनत करते थे। सफलता की भविष्यवाणी करने में ग्रिट, टैलेंट या आईक्यू से हमेशा बेहतर पैमाना साबित हुआ। ये जानना बहुत उम्मीद जगाता है, क्योंकि टैलेंट शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन मेहनत और दृढ़ता ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर किसी को ग्रिटी बनना है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? डकवर्थ कहती हैं कि इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। हाँ, वे इसे ग्रिट के 4 मनोवैज्ञानिक स्तंभ कहते हैं। हाँ, अगर इन चारों को समझ लिया जाए और इन पर काम किया जाए, तो कोई भी अपने अंदर ग्रिट विकसित कर सकता है। हाँ। पहला स्तंभ है इंटरेस्ट यानी रुचि। मतलब वो काम करो जिसमें दिल लगता हो। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, पर ये उतना सीधा भी नहीं है। इसका मतलब है अपने काम में एक गहरी और स्थायी दिलचस्पी खोजना। जुनून की शुरुआत हमेशा सच्ची जिज्ञासा और आनंद से होती है। अच्छा। अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको करना पड़ रहा है, तो आप उसमें लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। आपको उस काम के प्रोसेस से प्यार होना चाहिए, ना कि सिर्फ उसके अंतिम परिणाम से। बिल्कुल। ठीक है, रुचि मिल गई। अब दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है प्रैक्टिस यानी अभ्यास। लेकिन ये सिर्फ घंटों तक एक ही काम को दोहराना नहीं है। ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस है यानी सचेत अभ्यास। सचेत अभ्यास। इसका लक्ष्य होता है हर दिन खुद को कल से सिर्फ 1% बेहतर बनाना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और खास तौर पर उन पर काम करना। जैसे एक क्रिकेटर सिर्फ बैटिंग नहीं करता, वो घंटों तक सिर्फ अपनी एक कमजोर शॉट, मान लीजिए कवर ड्राइव, को सुधारने पर काम करता है। यही डेलिब्रेट प्रैक्टिस है। ये मुश्किल हिस्सा है, इसमें बहुत अनुशासन चाहिए, है ना? तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली स्तंभ है पर्पस यानी उद्देश्य। उद्देश्य। इसका मतलब है ये विश्वास कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपसे भी बड़े किसी मकसद के लिए है। वो दूसरों की जिंदगी में कोई फर्क ला रहा है। मैंने एक शेफ से बात की थी। उन्होंने कहा, मेरा काम सिर्फ अच्छा खाना बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है मेरे खाने के जरिए परिवारों को एक साथ लाना, उन्हें खुशी के पल देना। वाह! जब आपका उद्देश्य इतना बड़ा हो जाता है, तो रोज 14 घंटे किचन की गर्मी में खड़े रहना आसान हो जाता है। ये उद्देश्य ही जुनून को ईंधन देता है। हाँ। खासकर तब जब रुचि कम होने लगती है। और चौथा स्तंभ? चौथा है होप यानी आशा। लेकिन ये कोई खोखली सकारात्मकता नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। तो फिर ये कैसी आशा है? यह एक खास तरह की आशा है जो मुश्किलों में भी ये विश्वास बनाए रखती है कि मैं अपनी कोशिशों से हालात बदल सकता हूँ। इसे ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं। ये विश्वास कि मेरी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, मैं मेहनत करके इसे सुधार सकता हूँ। जब आप असफल होते हैं, तो ये आशा ही आपको कहती है ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक फीडबैक है, उठो और फिर से कोशिश करो। तो ये चारों मिलकर एक ढांचा बनाते हैं। जी। रुचि आपको शुरू कराते हैं, अभ्यास आपको बेहतर बनाता है, उद्देश्य आपको रास्ते पर बनाए रखता है और आशा आपको गिरने के बाद उठाती है। जी।
ये तो बहुत मजबूत मॉडल है, लेकिन फिर भी असल जिंदगी में हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोर्स के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की संस्कृति। मतलब हर चीज तुरंत चाहिए। हाँ, हम एक पौधा लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते उसमें फल आ जाएं। सोशल मीडिया पर हम किसी की सफलता की फोटो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के 10 साल के संघर्ष को नहीं देखते। इससे एक भ्रम पैदा होता है कि सफलता रातों रात मिलती है। और जब हमें कुछ महीनों की मेहनत के बाद वैसे नतीजे नहीं दिखते, तो हमें लगता है कि हम में ही कोई कमी है या ये रास्ता ही गलत है। बिल्कुल, यहीं पर ग्रिट का नजरिया काम आता है। ग्रिट का एक सिद्धांत है, धीमी प्रगति भी प्रगति है, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। ग्रिट वाले लोग इस बात को समझते हैं कि महान चीजें बनाने में वक्त लगता है। वे रोज की छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर दिन लिखा गया एक पैराग्राफ ही साल के अंत में एक किताब बनता है। वे प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, सिर्फ परिणाम का नहीं। एकदम सही। तो अगर कोई इस मानसिकता को अपनाना चाहता है और अपने अंदर ग्रिट को विकसित करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ व्यवहारिक कदम क्या होंगे? सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक्शन। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, एक लंबी अवधि का लक्ष्य तय करना। इसे डगवर्थ अल्टीमेट कंसर्न कहते हैं। एक ऐसा लक्ष्य जो आपके लिए इतना मायने रखता हो कि आप उसके लिए अगले 5 या 10 साल तक काम करने को तैयार हो। ये लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। और एक बार लक्ष्य तय हो गया, फिर आती है रोज की डेलिब्रेट प्रैक्टिस की आदत। निरंतरता यहाँ सबसे जरूरी है। चाहे आपका मन हो या ना हो, आपको रोज उस काम के लिए समय निकालना ही है। शुरुआत में सिर्फ 15 मिनट से शुरू करें, पर रोज करें। आदत बनाना पहली जीत है। और तीसरा, असफलता को देखने का नजरिया बदलें। असफलता को अपनी पहचान का हिस्सा ना बनाएं। यह सिर्फ एक घटना है, एक डेटा पॉइंट है जो आपको बता रहा है कि अगली बार क्या अलग करना है। और आपने उद्देश्य और क्यों की बात की थी। मुझे लगता है कि मुश्किल समय में वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। निश्चित रूप से। जब भी आपका मन हार मानने का करे, उस वक्त खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, मैंने ये सब शुरू ही क्यों किया था। अपना क्यों याद करें। क्या आप ये अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज में कोई बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं, या खुद को कुछ साबित करने के लिए कर रहे हैं। जब आपका क्यों आपकी मुश्किलों से ज्यादा बड़ा और मजबूत होता है, तो आपको टिके रहने की ताकत अपने आप मिल जाती है। वो क्यों ही आपका कवच बन जाता है। चलिए अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। अगर एंजेला डकवर्थ की इस पूरी रिसर्च और किताब के सार को एक लाइन में कहना हो, तो वो सबसे बड़ी सीख क्या होगी? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि सफलता कोई जादू नहीं है। सफल लोग इसलिए अलग नहीं हैं कि वे किसी खास टैलेंट के साथ पैदा हुए थे। वे अलग इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक लक्ष्य चुना और फिर उस पर इतनी दृढ़ता से टिके रहे कि बाकी सब लोग थककर घर चले गए। दूसरे शब्दों में, उनकी खासियत उनका शुरू करना नहीं, बल्कि उनका खत्म करना है। हाँ, ग्रिट का असली इम्तिहान उसी पल में होता है जब काम उबाऊ हो जाता है, जब नतीजे दिखना बंद हो जाते हैं, जब दुनिया आप पर शक करने लगती है, और सबसे बुरा जब आप खुद पर शक करने लगते हैं। उस पल में भी जो एक और कदम आगे बढ़ाता है, वही ग्रिटी है। बहुत खूब कहा आपने। ये उस मैराथन धावक की तरह है जो 35वें किलोमीटर पर दीवार से टकराता है। उसका शरीर जवाब दे चुका है, दिमाग कह रहा है बस कर, लेकिन वो बस फिनिश लाइन की तस्वीर को दिमाग में रखकर एक और कदम और फिर एक और कदम बढ़ाता रहता है। और अक्सर हमारी मंजिल उसी एक और कदम के ठीक बाद होती है, जिसे उठाने से हम चूक जाते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अपनी जिंदगी के किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचिए। क्या आपका उत्साह सिर्फ शुरुआती जोश तक सीमित है, या आप उस मैराथन के 35वें किलोमीटर के लिए भी तैयार हैं? और एक आखिरी ख्याल, सफलता 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है, और मैराथन में आपकी रफ्तार से ज्यादा आपकी सहन शक्ति काम आती है। उम्मीद है इस चर्चा से मिली सीख को हम सब अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे। शायद आज हम सब खुद से एक छोटा सा वादा कर सकते हैं, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।